प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की पूर्वधारणाएं। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में आज हम व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की जो पूर्वधारणाएं हैं उन्हें समझाएंगे। कारण क्योंकि जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पूर्व धारणाओं को नहीं समझेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। मैंने लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 1 में आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताया था। आज लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 2 मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा ये करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो पूर्व धारणाएं होती हैं वो पूर्व धारणाएं कौन कौन सी होती हैं। जब तक आप उन पूर्व धारणाओं को नहीं समझेंगे तब तक इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था ना समझें। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यदि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कहा जाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ पर बाध्यकारी रूप में निर्णय लेने वाला कोई एक राष्ट्र राज्य होगा, लेकिन वास्तव में कोई भी राष्ट्र राज्य ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो पूरी दुनिया पर बाध्यकारी रूप में लागू हो। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु होते हैं बेटा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। ये सब बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी हैं, लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 1 में। आज तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो पूर्व धारणाएं उन पूर्व धारणाओं को समझेंगे। बेटा सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें बेटा, हम व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण की पूर्व धारणाओं को समझें उससे पहले ये जानना अति आवश्यक है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते ही किसे हैं। वैसे मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है पर चूंकि आज भी इसका अभिप्राय बताना जरूरी है। और जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक मार्टिन ए कैपलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत को नहीं समझ सकेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। क्या इधर लिखा है कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों, इधर भी लिखा है कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों। समझे पहले, इधर लिखा है राष्ट्र राज्य और हित, इधर भी लिखा है राष्ट्र राज्य और उनके हित। इसका मतलब क्या है बेटा? वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते किसे हैं इस डायग्राम से हमें ये बात समझनी है। तो मैंने यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आप नोट करिएगा, मैं इसको पहले संपूर्ण रूप में बोलता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों। कार्यकर्ता एवं इकाइयों का मतलब क्या है? राष्ट्र राज्य और उनके हित। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो इकाई होती है, जो एक्टर होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है, देश होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका है, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता हैं, इकाइयां हैं, एक्टर हैं। तो इन अभिनेताओं के बीच में वास्तव में जो अंतरक्रिया होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अंतरक्रियाएं जो होती हैं, उन अंतरक्रियाओं का जो समूह होता है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहलाता है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं इकाइयों, कार्यकर्ता इकाइयों का मतलब यह है कि राष्ट्र राज्य और उन राष्ट्र राज्यों के जो हित होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों के बीच अंतरक्रियाओं से बनती है। मतलब राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्यों के हितों के आधार पर जो अंतरक्रियाएं होती हैं उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्र राज्य और उनके हित हैं, तो राष्ट्र राज्य हम मान लें जैसे भारत है, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड। तो राष्ट्र राज्यों और उनका जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। भाई सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने हितों की रक्षा का तो प्रयास करेंगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है क्या, राष्ट्रीय हित। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, कौन होता है, राष्ट्र राज्य होता है। तो राष्ट्र राज्यों में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर, मैं क्या बोल रहा हूं, राष्ट्र राज्यों में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उन अंतर क्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया कार्यकर्ताओं में इकाइयां। तो कार्यकर्ता कौन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यस, कार्यकर्ता होते हैं राष्ट्र राज्य देश। तो कार्यकर्ता एवं इकाइयों के अंतर्गत वास्तव में जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उन अंतर क्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया, कार्यकर्ताओं में इकाइयों, राष्ट्र राज्य और उनके हित। कार्यकर्ताओं में इकाइयों, राष्ट्र राज्य और उनके हित। जैसे मान लीजिएगा, मैं उदाहरण देता हूं, इधर लेते हैं हम भारत, इधर लेते हैं अमेरिका, ठीक है बेटा। तो अब वास्तव में अब अनेकों राष्ट्र राज्य, दो ही राष्ट्र राज्य थोड़ी हैं, अनेकों राष्ट्र राज्य। तो उन अनेकों राष्ट्र राज्यों के बीच में, अनेकों राष्ट्र राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो अंतर क्रियाएं हो रही हैं, उन अंतर क्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। समझना जरा, क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। जबकि यहाँ राजनीतिक व्यवस्था की बात आती है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है, तो उसका क्या अर्थ लिया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था उन अंतर संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय होता है जिनके द्वारा देश के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। मगर यहाँ पर कोई भी राष्ट्र राज्य किसी के लिए बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा। अब दूसरे अर्थ में ले लें इसको, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका दूसरा अर्थ ही मैंने नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ध्यान दे बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय पारराष्ट्रीय उपव्यवस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं का समूह होता है। गौर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पारराष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसके अंतर्गत जो राष्ट्र राज्य होते हैं उनको लेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय पारराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय के अंतर्गत हम वास्तविक रूप में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, क्षेत्रीय संगठन, सार्क, आसियान, इन सब को ले लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पारराष्ट्रीय उपव्यवस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं का ये समूह होता है। मतलब इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य में, पार राष्ट्र राज्यों के बीच में जो अंतर क्रिया होती हैं, उन अंतः क्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा जाता है। और इस आधार पर मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बेटा 6 मॉडल बताए हैं। कितने बताए हैं? 6 मॉडल, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम मार्टिन कैपलान के 6 मॉडल आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने 6 मॉडल दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के, मतलब जिसके अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने हितों को लेकर के जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसको हमें समझना है। फिर से कह रहा हूं, राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उन अंतःक्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। और मार्टिन कैपलान ने ऐसे 6 मॉडल या प्रतिमान बताए हैं। ठीक है बेटा, अब हम लेंगे इसकी मूल बात कि व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की पूर्व धारणाएं क्या है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण को आप तभी ठीक से समझ सकते हैं जबकि आप इसकी 8 पूर्व धारणाओं को पहले समझ जाएंगे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अब आप यहाँ फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्योंकि राजनीतिक शब्द आते ही बाध्यकारी निर्णय की बात आ जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी राष्ट्र राज्य किसी अन्य राष्ट्र राज्य के लिए या पूरी दुनिया के लिए बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु होते हैं, और संप्रभु हैं तो इसलिए कोई भी राष्ट्र राज्य किसी अन्य के अधीन नहीं है, उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य
नहीं है। जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब देश के लिए सरकार कानून बनाती है तो ऐसी स्थिति में पूरे देश के ऊपर वो बाध्यकारी रूप में लागू होता है, इसलिए उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। जैसा कि डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान दिया है, आमनोर पावेल ने व्यवस्था के आधार पर ही संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल दिया है, वहाँ पर बाध्यकारिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। नंबर 1 पहली पूर्व धारणा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों। कार्यकर्ता एवं इकाइयों का मतलब राष्ट्र और उनके हित, मतलब राष्ट्र राज्य देश और उनके हित। फिर से बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है, देश होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित। तो वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतरक्रियाओं से बनी है, के मध्य अंतरक्रियाओं से बनी है। कितनी इजी बात है ये भाई। मान लो आपकी समझ में ये बात आ ही नहीं रही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते ही किसे, तो ये जो पहली पूर्व धारणा है आप केवल इसी को नोट कर ले, बस इसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ समझ जाएंगे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतरक्रियाओं से बनी है। अब कार्यकर्ता कौन है बेटा? यस, राष्ट्र राज्य देश, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिनेता हैं, एक्टर हैं। तो इन एक्टर्स में, इन कार्यकर्ताओं में, इन इकाइयों के अंतर्गत जो अंतरक्रियाएं होती हैं, इन मतलब इकाइयों में, कार्यकर्ताओं में, अभिनेताओं में, राष्ट्र राज्यों में जो अंतरक्रियाएं होती हैं, उन अंतरक्रियाओं से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनती है। और मार्टर कैपलान ने वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने मॉडल बताए हैं? 6 मॉडल बताए, जिनकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। मतलब लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत मैं केवल आपको 6 मॉडल ही समझाऊंगा। दूसरी जो पूर्व धारणा है इसकी, वह है राष्ट्र निरंतर संबंध बनाए रखते हैं कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतरक्रियाओं की एक निरंतर प्रक्रिया विद्यमान रहती है। अब एक बात बताओ, सभी राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्यों से लगातार निरंतर किसी न किसी रूप में जो है संपर्क बनाए रखते हैं। मतलब राष्ट्र अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, अभिनेता होता है, राष्ट्र राज्य तो होता है, तो राष्ट्र निरंतर संबंध बनाए रखते हैं। मतलब सभी राष्ट्र राज्य, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, सभी राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में दूसरे राष्ट्र राज्यों से संबंध बनाए रखते हैं। डेफिनेटली है ये तो। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत दिया है, वो परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत ही मैं कहूँगा कि मार्टन ए कैपलान का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत है उसके बीज मौजूद हैं। किसमें? मंडल सिद्धांत में, मंडल सिद्धांत में, है ना, जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र ने एक जो राज्य मंडल है, उस राज्य मंडल में, मंडल शब्द का अर्थ बताया राज्यों का एक समूह, राज्यों का एक घेरा, राज्यों का एक वृत्त, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है मंडल सिद्धांत में राज्यों की संख्या 12 बतलाई थी, है ना, जिसके सेंटर में विजिगीषु राज्य बतलाता है ना, और उसके आगे 5 राज्य बताता है, पीछे 4 राज्य बताता है, 5 और 4 9 और एक विजिगीषु राज्य होगा 10 और एक उदासीन और मध्यम होगा, तो कितने हो गए? ये 12 राज्य हो गए, है ना। तो इसके लिए मैंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंतर्गत आप परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत देख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की पूर्व धारणाओं को समझना है। तो राष्ट्र निरंतर संबंध बनाए रखते हैं, कार्यकर्ताओं एवं इकाइयों के मध्य अंतरक्रियाओं की एक निरंतर प्रक्रिया विद्यमान रहती है। मतलब जो ये कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता कौन होते हैं? राष्ट्र राज्य। तो इन राष्ट्र राज्यों के बीच में वास्तव में किसी न किसी रूप में अपने हितों को लेकर के लगातार अंतरक्रिया बनी रहती है। तीसरा है सभी राष्ट्रों के सभी क्रियाकलाप राष्ट्रों के हितों को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। आप ध्यान दें, सभी राष्ट्रों के सभी क्रियाकलाप राष्ट्रों के हितों को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। अब देखो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो, है, भारत हो, जापान हो, कोई भी देश क्यों ना हो, निश्चित रूप में सभी राष्ट्रों के सभी क्रियाकलाप, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है, देश होता है ना, देश होता है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही तो प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता एक्टर कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही तो प्रयास करेंगे, और अपने अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए ही तो राष्ट्र राज्यों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। और यहाँ पर जो अंतःक्रिया होती है राष्ट्र राज्यों के बीच में, जो
अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। तो नोट करें, सभी राष्ट्रों के सभी क्रियाकलाप राष्ट्रों के हितों को बनाए रखने के लिए ही किए जाते हैं। मतलब सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में निरंतर भाग लेने से परस्पर विनिमय बढ़ता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप में राष्ट्र राज्य जो लगातार भाग लेते हैं तो उनमें परस्पर विनिमय, एक्सचेंज, परस्पर विनिमय बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्य अपने अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में निरंतर एवं नियमित क्रियाएं तथा संबंध होते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के बीच में, मतलब जैसा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होता है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण होता है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही, उस वातावरण के अनुसार ही राष्ट्र राज्यों में निरंतर एवं नियमित क्रियाएं तथा संबंध होते हैं। जैसे मान लीजिएगा, मैं ये कहूँ आपको कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, है ना। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभरकर सामने आई तो उसका नाम रखा गया था द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मतलब कठोर द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, कठोर दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी कह सकते हैं इसको। और उसके बाद में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होते ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी बन जाती है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति के रूप में शेष रह जाता है। और आज की स्थिति हम देखें तो वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के अंतर्गत अनेकों राष्ट्र राज्य शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। इसलिए आज की जो व्यवस्था है उसको हम बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है बेटा। बाकी मैं ये जो मार्टिन कैपलान के 6 मॉडल समझाऊंगा तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये क्लियर हो गया। छठा है, राष्ट्रों के मध्य मतलब राष्ट्र राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता। राष्ट्र राज्य तो होता है भारत, अमेरिका, चीन, जापान इत्यादि जो भी देश होते हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, इकाई होती है ना। तो राष्ट्र के मध्य घटित अंतरक्रियाओं में कुछ समरूपी एवं वर्णन योग्य नियमितताएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रों के बीच जो अंतरक्रियाएं होती हैं, है ना, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, है, दुनिया में जितने भी राष्ट्र राज्य हैं उनके बीच में जो अंतरक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? अंतरक्रियाएं किसके आधार पर होती है? अपने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर होती है। मतलब सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों के ऊपर ही तो बल देंगे। आप ध्यान दें, यहाँ सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही तो प्रयास करेंगे। तो उनमें जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उन अंतःक्रियाओं में कुछ समरूपी एवं वर्णन योग्य नियमितताएं होती है। मतलब राष्ट्र राज्यों के व्यवहार के अंतर्गत हम ये पाएंगे कि कुछ राष्ट्र राज्यों के व्यवहार में नियमितताएं होती हैं और उन नियमितताओं के आधार पर हम आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझ सकते हैं। सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्णन तथा विश्लेषण के लिए व्यवस्था की धारणा का प्रयोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन क्षेत्र संबंधी ज्ञान को बढ़ा सकता है तथा जो राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में सिद्धांत बनाने में हमारा काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वर्णन तथा विश्लेषण के लिए जो व्यवस्था की धारणा है, सिस्टम व्यवस्था की धारणा है, उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझने के लिए किया जाता है। वैसे देखा जाए तो 1920 में प्राकृतिक विज्ञानों में, विशेषकर जीव विज्ञान में बर्ट लेनफी के द्वारा व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में फिर सामाजिक विज्ञान में आता है और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे समाजशास्त्र मनोविज्ञान के रास्ते से होता हुआ ये राजनीति विज्ञान में आता है और राजनीति विज्ञान से फिर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आता है। राजनीति विज्ञान में डेविड स्टर्न और इसी के साथ में आमंडी पावेल ने व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया, व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को समझाए। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग मार्टिन कैपलान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मार्टिन कैपलान के द्वारा। तो व्यवस्था की धारणा से जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अच्छे से विश्लेषण और वर्णन किया जा सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक से समझा जा सकता है। और 8वीं पूर्व धारणा जो है वह है व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले सभी विचारक। बेटा ध्यान देंगे यहाँ, व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले सभी विचारक, मतलब सिस्टम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले। सिस्टम मतलब व्यवस्था की अवधारणा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने वाले, व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले सभी विचारक इकाइयों या कार्यकर्ताओं, ढांचे, प्रक्रियाओं। अब यहाँ इकाइयों या कार्यकर्ताओं, ढांचे, प्रक्रियाओं, मतलब यहाँ इकाइयाँ कौन है? कार्यकर्ता कौन है? राष्ट्र राज्य ही तो है।
तो सभी विचारक इकाइयों मतलब इकाइयों या कार्यकर्ताओं, ढांचे और प्रक्रियाओं, इकाइयों तथा संदर्भों मतलब वातावरण या वातावरण को प्रत्येक व्यवस्था के मुख्य तत्वों के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं। यही तत्व सारे स्वायत्त घटना चक्र के वर्णन में मुख्य तत्व समझे जाते हैं। मतलब यहाँ वास्तव में जो कार्यकर्ता होते हैं उन कार्यकर्ताओं का वास्तव में उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण होता है उस वातावरण को प्रत्येक व्यवस्था के मुख्य तत्व के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है और यही तत्व सारे स्वायत्त घटना चक्र के वर्णन में मुख्य तत्व समझे जाते हैं। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझनी है तो इसके अंतर्गत जो कार्यकर्ता होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं, उनको वातावरण, किस वातावरण के अंतर्गत अंतःक्रिया हो रही है। जैसे मैं ये कहूँगा कि मार्टिन कैपलान ने 6 मॉडल दिए, तो 6 मॉडल जब मैं आपको समझाऊंगा तो यही बिंदु विशेष कर आगे चलेगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले सभी विचारक इकाइयों तथा संदर्भों को प्रत्येक व्यवस्था के मुख्य तत्वों के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं और यही तत्व सारे स्वायत्त घटना चक्र के वर्णन में मुख्य तत्व समझे जाते हैं। मतलब इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये हो गए व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की 8 पूर्व धारणाएं। इन 8 पूर्व धारणाओं को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। अब इसके बाद में मैं आपको जो अगला लेक्चर लूँगा वो मार्टिन कैपलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल लूँगा। 6 मॉडल आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा और जैसे आप ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मार्टिन कैपलान ने 6 मॉडल दिए हैं, 6 मॉडल समझ जाएंगे तो बेटा मैं भी यकीन से कह रहा हूँ, विश्वास से कह रहा हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बहुत हद तक समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद में अंत में मैंने यहाँ लिखा है कि व्यवस्था दृष्टिकोण ने वास्तव में जिन विद्वानों का शोध तथा सिद्धांत निर्माण कार्य में मार्गदर्शन किया है वो विद्वान मुख्यतः इस प्रकार है या निम्न है। क्या? व्यवस्था दृष्टिकोण ने वास्तव में जिन विद्वानों का शोध तथा सिद्धांत निर्माण कार्य में मार्गदर्शन किया, मतलब व्यवस्था दृष्टिकोण ने ये वो विद्वान हैं जिन विद्वानों का शोध तथा सिद्धांत निर्माण कार्य में मार्गदर्शन किया है। किसने? व्यवस्था दृष्टिकोण ने इन विद्वानों का शोध मतलब रिसर्च, अनुसंधान, शोध तथा सिद्धांत निर्माण कार्य में मार्गदर्शन किया है। इन विद्वानों का किसने किया है? व्यवस्था दृष्टिकोण ने। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यवस्था दृष्टिकोण ने निम्न विद्वानों का, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, व्यवस्था दृष्टिकोण ने निम्न विद्वानों का शोध तथा सिद्धांत निर्माण कार्य में मार्गदर्शन किया है या सहयोग किया है। और विद्वान कौन कौन से हैं? लिखें, मार्टिन कैपलान। ये मार्टिन कैपलान वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मुख्य प्रवक्ता, समर्थक विद्वान है। मुख्य मतलब मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत देने वाले जो विद्वान है कौन है? मार्टिन कैपलान है। मार्टिन कैपलान ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल दिए हैं, 6 प्रतिमान दिए हैं। यहाँ केवल संख्या याद रखेंगे, बाकी 6 प्रतिमान कौन कौन से हैं वो अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे। मार्टिन कैपलान, अगला है रिचर्ड रोज टेनसीज, अगला है जॉन बर्टन, अगला है चार्ल्स मैकक्लीलैंड, फिर से बोलो चार्ल्स मैकक्लीलैंड, अगला है जे डेविड सिंगर, अगला है कार्ल डोस। मैंने कार्ल डोस और मार्टिन कैपलान की पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो परिभाषाएं बताई हैं वो कार्ल डोस और मार्टिन कैपलान की ही बताई, क्योंकि ये मार्टिन कैपलान तो मुख्य है ही है लेकिन इसी के साथ में कार्ल डोस भी मुख्य ही है। तो कार्ल डोस, नेक्स्ट है के जे होल्सटी, फिर से बोल रहा हूँ के जे होल्सटी, और अंतिम है जॉर्ज मोडल्स्की आदि ऐसे विद्वान हैं जिन विद्वानों के ऊपर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का शोध और सिद्धांत निर्माण के संदर्भ में विशेष प्रभाव पड़ा है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या जैसा मैंने कहा है कि व्यवस्थावादी दृष्टिकोण ने शोध एवं सिद्धांत निर्माण कार्य में निम्न
निम्न विद्वानों का मार्गदर्शन किया है। तो ये विद्वान है जिनका कि मार्गदर्शन व्यवस्थावादी दृष्टिकोण ने किया है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शोध तथा सिद्धांत निर्माण के लिए। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की पूर्व धारणाएं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम मार्टिन कैपलान के जो 6 मॉडल हैं उन 6 मॉडलों की चर्चा करेंगे। और ये 6 मॉडल समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये 6 मॉडल नहीं समझेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी व्यवस्थावादी दृष्टिकोण की पूर्व धारणाओं को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।